वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। यहाँ पे हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो लूसेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। अच्छा, इससे पहले भी हम लूसेंट मॉडल कराए हैं एंशिएंट हिस्ट्री, हालांकि वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी, बट हाँ काफी चीज उसमें हो चुका है। ठीक है, लूसेंट वाले में। तो फिर अब हम लोग दोबारा से जो ये वाला सीरीज एक बार शुरू से करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम क्या किए हैं, उस पिछले वाले में हम क्या किए थे कि आगे से शुरुआत किए थे, आगे से यानी सिंधु सभ्यता से इस तरीके से आगे से पीछे की ओर बढ़े थे। बट इस बार हम क्या किए हैं, पीछे से आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले जो है, जो पीछे का जो लूसेंट में दिया हुआ है उसको अच्छे से समझेंगे। जैसे पहला जो टॉपिक आपका है लूसेंट में पड़ता है वो है कलचुरी चेदी वंश। कलचुरी चेदी वंश नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है आपके एंशिएंट इंडिया, जहाँ पे प्राचीन भारत खत्म होता है ना, वहां पे। ठीक है, तो ये कलचुरी चेदी वंश के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है। इसको हम लोग अच्छे से डीप स्टडी करेंगे, अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे कि चेदी क्या होता है, कलचुरी क्या है, ये सारा चीज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम लोग लूसेंट प्राचीन भारत, फिर बाकी लूसेंट भी खत्म करने का कोशिश करेंगे। चलिए, क्या है कलचुरी चेदी वंश जो है, कलचुरी एक वंश था। ठीक है, कलचुरी डायनेस्टी है। ये बेसिकली आपको बता दें कि ये लोग जो कलचुरी वंश के जो लोग हैं अभी के डेट में क्या है कि कलचुरी वंश के जो मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, इन लोगों का ओरिजिन अगर आप देखना चाहे तो ये लोग बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये लोग कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और कुछ लोगों ने तो इनको जैन भी कहा, कुछ लोगों ने इन्हें क्या कहा, जैन। बेसिकली बात समझने का कोशिश कीजिए, जैन धर्म के जो लोग थे वो लोग भी क्या थे बताइए। जो लोग जैन धर्म को मानते थे वो किसानी यानी कि कृषि तो कर नहीं सकते थे, बाकी चीजों में मैंने कोई भी ऐसा काम जिसमें हिंसा इन्वॉल्व हो वो लोग नहीं कर सकते थे। तो एक ही काम बचता है जिससे कि वो लोग अपना भरण पोषण कर सकते थे, और वो काम था व्यापार, यानी ये लोग बिजनेसमैन थे। ठीक है, बेसिकली ये लोग बिजनेसमैन थे, तो व्यापारी अगर हिंदू में मानिए तो बनिया, और अगर आप ऐसे कि धर्म ही चेंज कर दीजिए तो फिर जैन कह सकते हैं आप। मगर ये हिंदू ही थे, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये हिंदू ही थे ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कलचुरी वंश का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो कौन है, उनका नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग हिंदू थे। नंदी, कलचुरी वंश का जो चिन्ह है, जो सिंबल है, वो नंदी है। नंदी महाराज कौन है, नंदी महाराज जो बसहा बैल जिनको हम कहते हैं, शंकर जी की सवारी, तो वही कलचुरी चेदी वंश के चिन्ह थे। क्लियर है? क्लियर है अगर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये इस कलचुरी चेदी वंश में चेदी क्या है। ठीक है, जैसे कलचुरी कलवार एक जाति होता है उससे भी मैच करता है। ठीक है, तो कहने का बेसिकली मतलब बस इतना है कि व्यापारी थे, बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और कुछ लोग इनको जैन भी कहते हैं। चलिए, चेदी क्या है? चेदी वो क्षेत्र है, ये कोई इंसान का नाम या किसी चीज का नाम नहीं, चेदी रीजन का नाम है। ठीक है, जैसे बिहारी कोई आपको कह दे तो उस तरीके का बात। ठीक है, तो चेदी जो है वो रीजन का नाम है, एक क्षेत्र है। कहां से कहां के बीच का क्षेत्र है, तो आपको बता देते हैं हम, ये नर्मदा से गोदावरी के बीच के क्षेत्र को चेदी कहा जाता है। ठीक है, मतलब पुराने जमाने में नर्मदा से गोदावरी के बीच के क्षेत्र को, लगभग नर्मदा से लेकर लगभग गोदावरी तक के बीच के क्षेत्र को, उसके आसपास के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो चेदी कहते हैं। तो इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि कलचुरी वंश कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो कलचुरी वंश जो है वो नर्मदा नदी के नीचे से शुरू हुआ होगा और गोदावरी के ऊपर तक फैला हुआ होगा। क्लियर है? चलिए, इनके बारे में हम ये बताएंगे कौन से लोग हो सकते हैं, है ना। उसके बाद हम आपको बताएं चेदी क्या है। अब बात करते हैं कि ये जो सोर्स, आखिर ये जो वंश है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहला अगर आप लोग देखते हैं तो इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो उदयपुर में और गुजरात के बड़ौदा में। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में पड़ता है, और बड़ौदा कहाँ है, तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, बड़ौदा। तो कहने का मतलब क्या है, उदयपुर में एक पत्थर पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो उस पत्थर पे जो लिखा हुआ है हम उसे उदयपुर इंस्क्रिप्शन कहेंगे। सिमिलरली उदयपुर अभिलेख,
उसी तरीके से बड़ौदा में भी एक पत्थर पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो हम उसे बड़ौदा अभिलेख या बड़ौदा इंस्क्रिप्शन कहेंगे। ये दोनों ही अभिलेखों में कलचुरियों के बारे में चर्चा की गई है। ये दोनों ही अभिलेखों में कलचुरी वंश के बारे में चर्चा की गई। जैसा कि आपको पता है कि चाहे गुजरात हो या फिर राजस्थान हो, वहां पे मारवाड़ी लोग ज्यादा रहते हैं, जैन लोग यानी बेसिकली व्यापारी लोग ज्यादा रहते हैं। तो इन दोनों जगहों पे इन लोगों का चर्चा किया गया है। उदयपुर इंस्क्रिप्शन, उदयपुर अभिलेख और बड़ौदा अभिलेख में। तो क्या आपको कलचुरियों के सोर्सेज के बारे में पता चल गया है? सोर्स मतलब होता है स्रोत। आखिर आपको कहां से किसी के बारे में जानकारी मिला, हम उसे ही स्रोत कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब ओरिजिन भी आपको समझ में आ गया है। आपको यहाँ पे कौन सा धर्म, ये नहीं तो ये, मतलब नंदी अगर है तो सिंबल में क्या होगा? हिंदू। अगर नंदी है सिंबल तो यानी कि धर्म हिंदू होगा, यानी वो व्यापारी बनिया कम्युनिटी के लोग होंगे। बट इनका काम चूंकि व्यापार था, इसीलिए कुछ हिस्टोरियन इन्हें जैन कम्युनिटी के भी मानते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद अगर हम आपसे कहें कि ये जो आपके कलचुरी वंश के लोग थे, ये लोग आखिर किनके जाने के बाद आए थे? कहा, मतलब इनसे पहले मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में किनका राज था? तो वो भी एक बात आता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जब अपने अंत पे था, गुर्जर प्रतिहार वंश जब खत्म हो रहा था या लगभग खत्म हो चुका था, तब कलचुरियों का उदय हुआ। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये कलचुरी गुर्जर प्रतिहार अपने क्षेत्र में तो थे ही थे। अपने क्षेत्र मतलब छत्तीसगढ़, साउथ एमपी, माने दक्षिण जो मध्य प्रदेश हुआ, दक्षिणी मध्य प्रदेश, इन सारे जगह पे तो ये लोग पहले ही से फैले हुए थे। बस्तर क्षेत्र बेसिकली कहिए तो। बट बाद में ये लोग और ऊपर बढ़ गए और गुर्जर प्रतिहार वाला जो इलाका था, जो गुर्जर प्रतिहार जिस पे राज करते थे, ऊपर का मध्य प्रदेश और बाकी राजस्थान ये सब इलाका, तो वहां पे भी ये लोग थोड़ा सा अपना पैर फैलाए। तो आपको ये समझ में आ गया कि गुर्जर प्रतिहार जो लोग थे वो जब गए तो कलचुरियों ने उनका इलाका भी हड़प लिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक और खास बात। लूसेंट में एक चीज दिया हुआ है, राजशेखर, जिन्होंने क्या लिखा है? कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। यानी राजशेखर एक पोएट, कवि हो सकते हैं या लेखक हो सकते हैं। ठीक है, राजशेखर जिन्होंने लिखा है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ये सारी चीजें, शायद बाल रामायण भी उन्होंने एक लिखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपके जो राजशेखर हैं, लूसेंट कभी कहता है कि वो इनके दरबार में रहते थे। किनके? कलचुरियों के दरबार में, चेदी वंश के, कलचुरी वंश के दरबार में रहते थे। कहा गया है, लूसेंट में लिखा है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? गुर्जर प्रतिहार के वो क्या थे? राजकवि थे। राजकवि वो किसके थे? गुर्जर प्रतिहार के थे। महेंद्रपाल को पढ़ाए थे वो। महेंद्रपाल जो कि गुर्जर प्रतिहार का एक किंग था, गुर्जर प्रतिहार वंश का महेंद्रपाल, उसके वो टीचर थे, ऐसा राजशेखर खुद कहते हैं। और इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश के राजकवि भी थे, कोर्ट पोएट थे। तो फिर ये आखिर चेदी के दरबार में क्या कर रहे थे? ये राजशेखर आखिर चेदी के दरबार में, यहाँ पे इनका नाम भी हम लिखे हुए हैं, ये राजशेखर आखिर चेदी के दरबार में क्या कर रहे थे? तो आप खुद सोचिए, गुर्जर प्रतिहार जब खत्म हो रहा था उस समय कलचुरी वंश का उदय हो रहा था, यानी लगभग ये लोग कभी पैरेलल हुआ करते होंगे। तो हो सकता है कि उस समय राजशेखर इनके यहाँ भी रहते हैं। बट राजशेखर कोर्ट पोएट किससे थे, किस वंश के थे? तो आप एकदम याद रखिएगा कि वो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजकवि थे, ना कि चेदी वंश के। भले ही वो वहां पे रहने गए हों, बट वो कलचुरी वंश के राजकवि नहीं थे। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए, तो गुर्जर प्रतिहार के खत्म होने के बाद ये लोग आया। अब बात करते हैं कि आखिर आया तो आया, किसका ये था? ये मतलब कौन लाया इसको, है ना? फाउंडर कौन है भाई? ये भी जानना जरूरी है कि फाउंडर कौन है। तो फाउंडर का नाम है, फाउंडर जो थे कलचुरी वंश का, जो फाउंडर था उसका नाम था कोक्कल। ठीक है, फाउंडर का नाम क्या था? कोक्कल, KOKKAL, कोक्कल। फाउंडर का नाम था कोक्कल। कोक्कल जो थे आपके, तो उन्होंने कैपिटल किसको बनाया? तो कैपिटल मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जगह है त्रिपुरी, जबलपुर के पास है एक जगह त्रिपुरी, उसी को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया।
ये त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसी त्रिपुरी में सेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस, आप लोग को याद हो तो सुभाष चंद्र बोस चले गए थे नाराज होकर के कांग्रेस को छोड़ के, है ना, त्रिपुरी सेशन। तो ये मध्य प्रदेश, कोकल ने राजधानी किसको बनाया? मध्य प्रदेश के त्रिपुरी को। अब देखिए जबलपुर, अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो जबलपुर कहीं नीचे पड़ेगा, ठीक है, नीचे मतलब पूरा नीचे नहीं, बीच में, है ना, मध्य प्रदेश में। वही अगर आप एक और बात करें, आप देखेंगे खजुराहो, ये सब थोड़ा ऊपर पड़ता है, रीवा, सतना, खजुराहो, ये सब मध्य प्रदेश के नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग समझते हैं तो कोकल क्या किया? कोकल देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश तो खत्म हो चुका था, चंदेल वंश उस समय था, और चंदेल वंश अच्छा खासा राइज पे था, ठीक है, मतलब ठीक ठाक चल रहा था उसका व्यवस्था, ठीक है। तो कोकल ने क्या सोचा कि इधर तो हम लोग हैं ही, तो एक काम करते हैं, ये जो चंदेल वंश है उसकी राजधानी खजुराहो थी, पहले महोबा थी, बाद में खजुराहो बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि खजुराहो का जो राजा था, चंदेल राजा था, तो उसके बाद वो कहे कौन? कलचुरी वंश के कोकल कि इधर से अटैक वटैक ना हो, मिलजुल के रहे, इसके लिए क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं। और कोकल ने किसके साथ शादी कर लिया? चंदेल वंश की राजकुमारी, चंदेल वंश की राजकुमारी नट्टा चंदेल से। किससे शादी कर लिया कोकल ने? कोकल शादी कर लिया नट्टा चंदेल से। ये लड़की है चंदेल वंश की। चंदेल जो थे वो लोग मध्य प्रदेश में ही राज करते थे, ऊपरी मध्य प्रदेश में, और ये नीचे काम मतलब राज करता था। कौन? कोकल। क्लियर है यहाँ तक का? क्या कोकल वाला क्लियर है? इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कोकल बस एक ही सबसे इंपॉर्टेंट काम किए, और वो ये था कि उन्होंने कलचुरी वंश की स्थापना की। मान के चलिए फाउंड करना भी किसी डायनेस्टी को, किसी भी चीज की शुरुआत करना भी, वो भी अपने में बड़ा बात होता है, ठीक है। इसके अलावा कोकल के बारे में कुछ खास नहीं जानना है। कोकल लड़ाई झगड़ा पसंद करता नहीं था, तो फैलता कैसे? गुर्जर प्रतिहार तो अपने मतलब डिमाइस पे था, गिर रहा था, तो कोकल को उससे डर नहीं था, और चंदेल अपने राइज पे था, तो सोचा कि भाई एक काम करते हैं, चंदेल की झगड़ा करने से कोई फायदा है नहीं, अभी नया नया तो डायनेस्टी बनाए हैं, एक काम करते हैं चंदेल की लड़की से शादी कर लेते हैं। तो नट्टा चंदेल से वो शादी कर लिया। तो एक तरीके से वो एक स्ट्रेटेजी बनाया अपने क्षेत्र को शांत रखने के लिए, और कोई खास काम कोकल ने नहीं किया। कोकल सबसे बड़ा काम क्या किया? कोकल ने कलचुरी वंश बनाया। अब देखिए कलचुरी का कल और कोकल का कल दोनों मैच कर रहा है, तो ऐसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि कोकल के बाद कौन से इंपॉर्टेंट राजा हुए, तो गांगेय देव। कलचुरी वंश में जो एक और इंपॉर्टेंट राजा हुए, वो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं। गांगेय देव जो थे वो भी कुछ खास ये नहीं किए, वो नॉर्मल ही इंसान थे। मगर आपको बता दें कि ये भागलपुर कौमा बनारस दो जगह के राजाओं को धूल चटा दिए थे। कौन? गांगेय देव। गांगेय देव दो राजाओं को धूल चटा चुके थे, भागलपुर के राजा को, बनारस के राजा को, और ये आगे बढ़ना चाहते थे। क्लियर है? और भागलपुर बनारस पे उस समय किसका राज हो गया था? क्योंकि ये हरा दिए थे इन लोगों को, तो गांगेय देव खुद पावर में आ गए थे। और जब इन सबों को हराए तो खुद से ही खुद को ये लोग टाइटल दे देता था, तो खुद को क्या बोले कि हम विक्रमादित्य हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन गए? इनका हिस्टोरियन क्या नाम लेते हैं? गांगेय देव विक्रमादित्य। गांगेय देव विक्रमादित्य। यहां तक का क्लियर है? क्या गांगेय देव विक्रमादित्य क्लियर है? तो फिर हम आगे बढ़े। इसके अलावा गांगेय देव भागलपुर को कूट दिए, बनारस को कूट दिए, खुद को विक्रमादित्य कहे, नाम पड़ गया गांगेय देव विक्रमादित्य। क्लियर है? इसके अलावा गांगेय देव ने देखा कि भाई काम कुछ बचा नहीं है, और पावर में भी अभी हम ही चल रहे हैं, झगड़ा वगैरह का टेंशन है नहीं, तो एक काम करते हैं, लोग सोना का सिक्का आजकल नहीं निकाल रहा है। सोना का सिक्का अगर आप देखें तो बाद में एंशिएंट इंडिया जब खत्म होने के कगार पे था, ये सब लास्ट वन से एंशिएंट इंडिया, इसके बाद मेराइवल आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्योंकि उल्टा शुरू किए हैं ना, लुसेंट का उल्टा शुरू किए हैं जानबूझ के, क्योंकि हम लोग हर बार क्या करते हैं, शुरू से पढ़ते हैं और अंत तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए हम जानबूझ के उल्टा शुरू किए हैं। चलिए, तो अब हम लोग अगर बात समझने का कोशिश करें तो गांगेय देव जो थे वो बोले कि एंशिएंट मतलब पहले प्राचीन भारत में पहले खूब सारा सोना का सिक्का सब जारी किया, बट बाद में कोई सोना का सिक्का जारी ही नहीं करता था। तो इसीलिए बोले कि बड़ा दिन से सोना का सिक्का कोई जारी नहीं किया है, हम काम करते हैं गोल्ड कॉइन इशू करते हैं, ठीक है। क्या कर दिए? गोल्ड कॉइन जारी कर दिया। ये समझ में आया?
तो ये भी गांगेय देव का एक इम्पोर्टेंट बात है, बट उतना खास नहीं है। ये विक्रमादित्य याद रखना है, विक्रमादित्य गांगेय देव को ही कहते हैं। मतलब विक्रमादित्य गांगेय देव, अगर पूछ लिया कलचुरी वंश में विक्रमादित्य के नाम से कौन जाना जाता था, तो गांगेय देव जाने जाते थे। अब बात करेंगे हम लोग इस वंश के सबसे प्रतापी रूलर के बारे में, इस वंश का जो सबसे बेहतरीन रूलर हुआ उसके बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये वंश खत्म कैसे हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे रखते हैं। इसके बाद हम लोग दो टॉपिक और अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, दो टॉपिक जो आपका है, जो कि जिसमें कि कर्णदेव आएंगे। कर्णदेव क्या क्या किए, कैसे नेपाल से लड़ लिए, कलिंग को जीत लिए, उसके बाद फिर कैसे शादी वादी उनका बेटी का हुआ है ना, वो सारा। और उसके बाद द एंड कैसे हुआ, कलचुरियों का खात्मा। तो इसको हम लोग समझ लेंगे और उसके बाद जो है कलचुरी वंश खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग किसी और वंश के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लूसेंट का ही होगा ये, उसमें कोई, हाँ ये बात आपको पता है, इतने अच्छे से लूसेंट में नहीं समझाया जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप लोग को क्या करना है, पढ़ने के बाद कुछ खास करना नहीं है, इसको रिवाइज कर लेना है, नोट्स इसका बना लेना है अपने से। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये तरीका समझाने का पसंद आए, तो आप वीडियो के साथ तो मतलब वीडियो को तो लाइक कीजिए ही, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।